माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के फॉर्मूला जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते क्यों हैं। मान लो कि हमारे पास दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है। इसका प्रॉफिट जो है मान लो 20 लाख रुपए है, इसका प्रॉफिट जो है मान लो 10 लाख रुपए है। अभी ये नहीं सोचना है कि नेट प्रॉफिट है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रॉस प्रॉफिट, सिर्फ सोच के चलो कि प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। इस कंपनी का प्रॉफिट 20 लाख है, इस कंपनी का प्रॉफिट जो है 10 लाख रुपए है। अब जनरली जिस किसी को भी कॉमर्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी वो कौन सा कंपनी सेलेक्ट करेगा, 20 लाख रुपए वाला, क्योंकि वो 10 लाख से ज़्यादा है। तो लेकिन ये जो मेजर है ना, ये बहुत गलत है। जस्ट बिकॉज कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, ये अच्छी कंपनी है, ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। हमें देखना होता है कि बिजनेस में हमने कितना पैसा लगा रखा है, या मान लो कि कितना सेल्स कर रहे हैं और उस सेल्स के कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। मान लो कि ये जो 20 लाख प्रॉफिट कमा रही है ना, इसका टोटल सेल्स जो है 200 लाख है या 2 करोड़ है, ठीक है। तो 20 लाख बाई 2 करोड़ इंटू 100 जब करोगे तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना आ रहा है, 10% आ रहा है, करेक्ट। अब मान लो कि जिसका प्रॉफिट जो 10 लाख का हो रहा था, इसका सेल्स जो है ना टोटल वो 50 लाख रुपए है। तो 10 लाख बाई 50 लाख इंटू 100 करते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना आ रहा है, 20%। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालने के बाद आपको कौन सी कंपनी बेटर लग रही है? डेफिनेटली कंपनी बी लग रही होगी जिसका 20% प्रॉफिट है, ना कि कंपनी ए जिसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है 10% है। तो अब समझ में आया कि क्यों हम रेशियोज निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बेस पे भी ध्यान देना जरूरी है। जस्ट बिकॉज किसी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा है वो ये नहीं हम बोल सकते कि फिर वो कंपनी अच्छी है, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा परसेंटेज वाइज इन कंपैरिजन टू इट्स कैपिटल, इन कंपैरिजन टू इट्स सेल्स, कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। अदरवाइज आप जो है ना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लोगे किसी भी कंपनी के बारे में, ठीक है। अब जो है हम लोग थोड़ा फार्मूलाज के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर एक ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट लेंगे टू अंडरस्टैंड द फार्मूला बेटर, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कुछ नहीं बट सेल्स है, या फिर आप इसको टर्नओवर भी बोल सकते हो। फिर आता है नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ऊपर नेट प्रॉफिट रहेगा, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहेगा, इनटू 100 कर लोगे तो ये भी परसेंटेज में फिर आपका आ जाएगा। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है नीचे रखना है, और फिर इनटू 100 करके आपको परसेंटेज निकाल लेना है। फिर आता है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो में क्या होता है, COGS जो भी होगा वो प्लस उसमें आप करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करोगे उसमें से ऑपरेटिंग इनकम, फिर डिवाइड करोगे उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इनटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल लोगे। फिर जो नेक्स्ट रेशियो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ऊपर हम लोग लेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है, और नीचे लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल लोगे। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप लायबिलिटी साइड से निकाल लो, यानी कि जो शेयर होल्डर फंड्स है और उसमें ऐड कर दो नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या हो गई, ऐसी लायबिलिटीज़ जिनका पेमेंट आपको 1 साल से ऊपर जनरली करना होता है, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें। तो एक फार्मूला तो ये हो गया आपका निकालने का कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हो गया शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, ये सारी चीज़ें। अब दूसरा फॉर्मूला भी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, वो होता है कि जो कुछ भी आपका टोटल है ना एसेट साइड का, एसेट साइड का जो भी टोटल होगा उसमें से आपको सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ घटा देना है, यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, ठीक है। तो अगर तुम बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठा के रखोगे और इधर में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है और नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, और इधर में आपका नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को, और उसके बाद उसमें से माइनस करोगे करंट लायबिलिटीज़, तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर आप डायरेक्टली लायबिलिटी साइड्स पर जाकर यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब जो है स्क्रीन पे एक फॉर्मेट आएगा, इस फॉर्मेट को ध्यान से देखना टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज बेटर। तो सबसे पहले ट्रेडिंग पीएनएल आप बनाते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है आपका सेल्स, यहाँ पे एक आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, फिर इधर में एक आ रहा है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आ रहा है इसमें परचेसेस, फिर आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट को आप ध्यान से समझ लोगे ना तो इस फॉर्मेट के बेसिस पे ही आप रेशियो सॉल्व कर लोगे और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो आता है
वंस ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया, फिर नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, फिर जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब मैं किस तरह के एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि डेप्रीशिएशन हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, मतलब कि जनरली जो बिजनेस में खर्चे होते हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम, किसी तरह की और ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस में जनरली होती है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद जब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप हटा देते हो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जब कंसिडर कर लेते हो तो फिर आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब मैं नॉन ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूँ, तो नॉन ऑपरेटिंग में क्या आ गया, मान लो कि लॉस बाई थेफ्ट हो गया, या लॉस बाई फायर हो गया, या फिर मान लो आप पर किसी ने केस कर दिया और आपको उस चलते कुछ पेमेंट करना पड़ गया, वो चीज़ आ गया। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, मुझे डिविडेंड इनकम हो गया, या मान लो मुझे इंटरेस्ट इनकम हो गया, या फिर मान लो मुझे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सम एसेट्स हो गया, या फिर मान लो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया और उससे मुझे बेनिफिट हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन ऑपरेटिंग में आती हैं। इवन आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा और उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट में देखते हो काफ़ी सारे नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को ऐड बैक करते हैं, एंड देन फिर जो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आता है। तो ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का चक्कर यही है। और इस फॉर्मेट को अगर आप दिमाग में बिठा लोगे तो रेशियोज़ निकालना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है, नेट प्रॉफिट कहाँ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो कॉमन है। अगर मैं इस रेशियोज़ की बात करूँ ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ये वाला रेशियो निकाल रहे हो ना, हमेशा जो है ना नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रखना है और ऊपर उस चीज़ को रखना है जिस रेशियो का बात हो रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर रखो, ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रखो, अगर नेट प्रॉफिट बोल रहा है तो नेट प्रॉफिट को ऊपर रखो। सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो है तुमको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें जो है ना नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा और ऊपर जो है ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहेगा, ठीक है। ऊपर रहेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और नीचे जो है तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा। तो ये हो गया। और एक होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्लस तुम्हारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है माइनस उसमें करोगे ऑपरेटिंग इनकम, डिवाइड करोगे तुम अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और इनटू 100 करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा वो परसेंटेज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली बता क्या रहा है, मतलब कि तुम्हारे खर्चे कितने हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज तुम्हारे मतलब पूरे टोटल खर्चे कितने हैं। यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं और जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सिर्फ उसी को कंसिडर। तो अब जो है सबसे पहला रेशियो जो मैं लेने वाला हूँ वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो नाम से ही क्लियर है कि हम क्या निकालने वाले हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, जो कि है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो अगर मैं डेट की बात कर रहा हूँ ना, तो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यानी कि जो 1 साल से ऊपर वाली हैं, या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या फिर मान लो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। जनरली इन सब का पेमेंट हमें 1 साल से ऊपर के लिए ही करना होता है। तो जो कुछ भी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है ना, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद इक्विटी की बात करूँ तो इक्विटी इज़ नथिंग बट शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सबको पता है, प्रॉफिट करेंट ईयर का हो, या कोई कैपिटल रिजर्व हो, या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो, तरह तरह के रिजर्व्स या प्रॉफिट या जनरल रिजर्व, ये सारी चीज़ें जो हैं रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है। उसके बाद अब मैं बात करूँ ना, तो शेयर होल्डर फंड्स भी ना 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। जैसे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बोला था ना, एक था एसेट साइड से जाके या फिर एक लायबिलिटी साइड से जाकर। तो सिमिलरली जो है ना, हमें शेयर होल्डर फंड्स जो है या फिर जो इक्विटी का बैलेंस है वो भी हमें दोनों तरीके से निकालना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दिया तो डायरेक्टली ऐड कर दो, जो कि हो गया लायबिलिटी साइड वाला फॉर्मूला। या फिर मान लो अगर ये नहीं दिया है, ठीक है, और आपको नॉन करेंट एसेट्स का अमाउंट दे दिया और करंट लायबिलिटीज़ का अमाउंट दे दिया और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का अमाउंट दे दिया, तो टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर लो, नॉन करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर लो, तो आपको जो है इक्विटी का अमाउंट पता चल जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ है कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट जो है ना दिमाग में थोड़ा बैठा के रखना है। अब चाहे वो क्लास 11 के फॉर्मेट में आप सोचो या क्लास 12 के फॉर्मेट में सोचो, इट डजेंट मैटर। चाहे वो वर्टिकल बैलेंस शीट हो, P&L हो, या फिर हॉरिजॉन्टल में आप सोच रहे हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसमें भी ना नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या आएगा, टोटल एसेट ऊपर आएगा, नीचे डेट आएगा। डेट अभी हमने डिस्कस जस्ट किया कि लॉन्ग टर्म डेट्स होता है। टोटल एसेट्स सबको पता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स होता है। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है ना आपको नॉन करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स दे ही ना और लायबिलिटी साइड के सारे आइटम दे दे। तो बैलेंस शीट का भाई जनरल रूल है
कि टोटल लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो यहाँ से टोटल लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स को सारा ऐड कर लो तो उतना ही जो है टोटल एसेट्स भी होना है, ठीक है। तो अगर मान लो नॉन करंट एसेट नहीं दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो टोटल एसेट्स इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। फिर आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में ना शेयर होल्डर फंड्स ऊपर रहेगा और नीचे जो है टोटल एसेट्स रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो की तरह है, लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, ठीक है। वहाँ पे टोटल एसेट्स ऊपर था, लेकिन प्रोप्राइटरी रेशियो में टोटल एसेट्स नीचे होगा, ठीक है। और ऊपर जो है शेयर होल्डर फंड्स होगा। प्रोप्राइटरी वर्ड यूज़ कर रहा है ना, प्रोप्राइटरी मतलब कि प्रोप्राइटर कैपिटल का ही मतलब बात कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर शेयर होल्डर फंड्स कर दो। सिंस कंपनी है तो कंपनी में तो भाई तुम्हारा कैपिटल हो नहीं सकता, जैसे तुम क्लास 11 में पढ़ लेते थे कि एस कैपिटल है या बीस कैपिटल है, या पार्टनर्स कैपिटल के होने के केस में ए का पार्टनर का कैपिटल बी का पार्टनर पड़ता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम शेयर होल्डर फंड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 रेशियो हमने डिस्कस कर लिया। डेट टू इक्विटी जो कि हो गया डेट बाई इक्विटी, एक हो गया आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो जो कि हो गया टोटल एसेट्स बाई डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अभी इसको एसेट साइड से निकालना पड़ सकता है इक्विटी के, कई बार हो सकता है आपको लायबिलिटी साइड से निकालना पड़े, हो सकता है कभी एसेट साइड से भी निकालना पड़ जाए। टोटल एसेट्स हो सकता है कि एसेट का टोटल से निकल जाएगा या तो लायबिलिटी या कैपिटल का टोटल से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो डिस्कस किया। शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। कई बार क्या करोगे ना, प्रोप्राइटरी रेशियो में आप टोटल एसेट्स ऊपर ले लोगे, जैसे कि टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है उसी तरह से आप प्रोप्राइटरी रेशियो को भी ले लोगे। तो यहाँ पे याद रखना उल्टा रहता है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स ऊपर रहेगा और नीचे टोटल एसेट्स रहेगा। और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में तो आपको फॉर्मूला से ही पता चल जा रहा है क्या है। और इवन जो डेट टू इक्विटी रेशियो उसमें भी आपको नाम से ही पता चल जा रहा है। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट की बात हो रही है, ठीक है। और इक्विटी में कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी हटा दें, तो याद रखना वहाँ पे सारा शेयर होल्डर फंड्स आ रहा है, यानी कि इक्विटी भी लेना है, प्रेफरेंस भी लेना है, और रिजर्व एंड सरप्लस का तो जो बैलेंस होगा वो आपको लेना ही है, ठीक है। अब जो है हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या रेशियोज डिस्कस कर लिए, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में ना सम डिस्कस करना चालू कर सकें। हमने डिस्कस किया था करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो इजी है, करंट ऊपर करंट नीचे, यानी कि करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। फिर हमने डिस्कस किया था क्विक रेशियो जो कि था क्विक एसेट। हमने चालू किया था एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें हमने क्या बोला था कि जब भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है ना तो नीचे वो आएगा जिस रेशियो की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इन्वेंट्री, अगर डेटर टर्नओवर रहेगा तो नीचे डेटर, अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो नीचे क्रेडिटर। सो अब जो है ना हमने ऑलमोस्ट सारे रेशियोज़ के बेसिक्स और फार्मूलाज जान लिए हैं और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मे बी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस शायद किया भी हो या ना भी किया हो, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लूज टूल्स, स्पेयर्स और स्टोर्स जो है ना इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता है, तो रेशियो सॉल्व करते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, कि लूज टूल्स, स्पेयर्स और स्टोर्स जो है इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता है। तो इससे जो है करंट रेशियो पे इम्पैक्ट आता है। कई बार जहाँ पे टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने हो या वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो, या फिर मान लो कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है लेकिन एसेट साइड से, जहाँ पे हम नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें इन्वेंट्री में से लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर्स जो है हटाना पड़ता है। ये वाला पॉइंट एक मेरा पीछे छूट गया था जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है। इवन जो तुम्हारा कैपिटल और एम्प्लॉयड वाला जो रेशियो हमने किया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका यील्ड ऑन कैपिटल रेशियो के नाम से भी उसको हम जानते हैं, ठीक है। यील्ड ऑन कैपिटल, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर यील्ड ऑन कैपिटल, ठीक है, उसका ये भी नाम है। आई थिंक फॉर एग्जाम्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज